हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 9th। इससे पहले हम 8 क्लासें कर चुके हैं पहले ही पॉलिटिक्स की। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वहां दिखेगा आपको टॉपिक न्यायपालिका। तो आज का टॉपिक हमारा न्यायपालिका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एयरफोर्स ग्रुप वाई, एसएससी, सीएसएल, एमटीएस, 12th लेवल का कोई भी एग्जाम है जहाँ पे पॉलिटिक्स पूछी जाती है उन सबके लिए वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। और शॉर्ट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं बुक के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका के बारे में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारत में कब हुआ। तो देखिए 28 जनवरी 1950 ये तारीख है जब पहली बार देश में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। इस तारीख को आप साइड में लिख लीजिएगा। 28 जनवरी 1950 को सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी पॉलिटिक्स की उसमें भी हमने पढ़ा था कई कोर्ट्स के बारे में। जैसे 1773 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे देश के अंदर। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में अंग्रेजों द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी देश में, संघीय न्यायालय। ठीक है, संघीय न्यायालय देश में कब बना था? 1937 में। ये कहाँ बना था? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ये सब कब थे? देश की आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय कब बना? 28 जनवरी 1950 को बना था सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। आगे देखिए, हमें पता करना है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 बताता है कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 124। ठीक है, आगे है देखिए कितने न्यायाधीश है हमारे मुख्य न्यायालय में। हमारे सर्वोच्च न्यायालय में टोटल अब जो न्यायाधीश की संख्या है वो कितनी है? 34। 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अगर पूछा जाए कुल कितने न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो 34 टोटल न्यायाधीश मुख्य न्यायालय में हमारे कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे काम का दबाव बढ़ते गया वैसे वैसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई है। सबसे पहले स्टार्ट में कितने न्यायाधीश थे? खाली कुल 8 न्यायाधीश स्टार्ट में थे। इसके बाद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई और अब कितने हो गए हैं? 8 से बढ़कर 34 टोटल न्यायाधीश हो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसको याद रखिएगा, पहले कितने न्यायाधीश थे? 8, और अब कितने हो गए हैं? 34 हो गए हैं, जिसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी नियुक्ति के विषय में पढ़ते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कौन नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। ठीक है, एक बार जब नियुक्ति हो जाती है तो ये अवकाश कब प्रदान करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल बाद या 6 साल बाद इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ये तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक 65 साल की आयु इनकी नहीं हो जाती। चाहे ये 3 साल बाद हो जाए, 4 साल बाद या 10 साल बाद हो, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। और रिटायर होने की एज क्या है? 65। कोई भी टेन्योर नहीं होता कि 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद ही हट जाएंगे। जब भी ये 65 साल की उम्र पूरी कर लेंगे तभी अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। तो क्या योग्यता चाहिए होती है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं। ये वैसे एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है। पहला तो कोई भी आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, वहां पर 5 साल तक जज रहे हो। मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उस जज के रूप में इन्होंने 5 वर्ष तक कार्य किया हो तो ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। यहाँ पर यह शर्त है कि हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक काम किया हो। चाहे तो वह एक हाई कोर्ट हो वहां पे लगातार 5 वर्ष कर लो, या फिर मान लीजिए बिहार में 2 साल काम करा, यूपी के हाई कोर्ट में 1 साल काम करा, बाद में तमिलनाडु के हाई कोर्ट में 3 साल तक काम करा, तो टोटल 5 साल ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए। या एक ही हाई कोर्ट में बैठ के 5 साल तक काम करा तो भी वही शर्त इनकी पूरी हो रही है, तो इनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है अगर ये वाली शर्त उन्होंने पूरी कर रखी हो। दूसरी शर्त क्या है? अगर ये वाली इनकी शर्त पूरी नहीं हो रही तो इनको क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट्स में अधिवक्ता रहे हो। अधिवक्ता मतलब लॉयर का काम कराओ हाई कोर्ट्स में लगातार 10 साल तक। चाहे एक ही हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रहें, या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में का जो उनका कार्यकाल है उसको मिलाकर 10 साल का एक्सपीरियंस अगर उन्होंने पूरा कर लिया है अधिवक्ता के रूप में, तो भी इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तीसरी शर्त है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि के, यहां पे लिखा हुआ राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि के कानून ज्ञाता हूं। ठीक है, कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता तो भी इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना हाईकोर्ट में कभी रहे, ना अधिवक्ता के रूप में कार्य करा,
लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि इन्हें कानून की अच्छी नॉलेज है तो भी इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये 3 शर्तें हैं, वैसे एग्जाम में आती नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा एक बार बस, सिंपल। नेक्स्ट है आपका न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, क्या सैलरी मिलती है, क्या पेंशन मिलती है, ये सब बता रखा है इसमें। यहाँ पे 2 ही 3 बातें इंपॉर्टेंट, जैसे मुख्य न्यायाधीश सैलरी कितनी मिलती है, 2,80,000 रुपये प्रति माह मुख्य न्यायाधीश सैलरी मिलती है। और कितने जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों को सैलरी मिलेगी होगी 2,50,000 रुपये प्रति माह। कहाँ सैलरी मिलती है, भारत की संचित निधि से, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 166 में बता रखा है, सॉरी 266 में बता रखा है कि भारत की संचित निधि, तो भारत की संचित निधि से इन लोगों को सैलरी दी जाती है। ठीक है, याद रखिए कहाँ से सैलरी मिलती है, भारतीय संचित निधि से। और यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें पेंशन कितनी मिलती है। पेंशन मिलती है, देखिए आखिरी महीने की जो सैलरी है, यहाँ पे लिखा है पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। मान लीजिए 2 लाख रुपए आखिरी महीने में सैलरी थी, तो उसका बस जस्ट आधा 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, तो पेंशन कितनी है, सैलरी कितनी है और सैलरी कहाँ से मिलती है, ये 3 बातें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए बता रखा है पद विभुक्त, मतलब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। एक तो हमने पढ़ा था 65 वर्ष की आयु अगर ये पूरी कर लेते हैं तो ये अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लेंगे। सेकंड तरीका है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं ऊपर से बताता हूं आपको। 50 लोग अगर राज्यसभा से ये विधेयक पारित हो रहा है, 100 लोग चाहिए अगर लोकसभा से विधेयक पारित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 14 दिन की सूचना दी जाएगी मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, उसके बाद 14 दिन की सूचना खत्म होने के बाद जब ये हो जाएगा कि हाँ कन्फर्म इन्होंने संविधान के क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है या फिर कोई असंवैधानिक कार्य किया है, तो फिर ये 2/3 लोकसभा से पारित होना चाहिए विधेयक और 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित होना चाहिए। जब यहाँ दोनों से पारित हो जाएगा तो इसके बाद इन्हें अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर जाके समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, डीप में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यही सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हम इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क कर लेते सिर्फ, पर आपको सबसे पहले इस पॉइंट को मार्क करना है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ जी सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हमारे, इसे मार्क करना है। नेक्स्ट है आपका सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, कमल नारायण सिंह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं मार्क करेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है ये नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था। लोकहित मुकदमा PIL जब हमारे देश में शामिल हुआ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, PN भगवती जी उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। PN भगवती जी का नाम हमारे न्यायालय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हमारे न्यायिक पद्धति में काफी ज्यादा सुधार किए थे। PIL क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के हित में कोई मुकदमा करना है, जैसे महिला आरक्षण है, तो इससे सिर्फ एक व्यक्ति का भला नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो बहुत सारे लोगों के भले के लिए एक ही केस चलता है तो उसे PIL कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मिलकर एक ही चीज के लिए कोर्ट में केस करते हैं तो वो लोग साइन कर देते हैं एक पेपर पे कि हम सब लोग इस चीज के लिए कोर्ट में केस कर रहे हैं। ठीक है, उसे PIL कहते हैं, आसान शब्दों में इसका मीनिंग यही होता है। तो इसका आइडिया कहाँ से लिया गया था, USA से। पहले USA में PIL होता था लोकहित मुकदमा, वहीं से हमारे संविधान ने, हमारे देश ने वहीं से आइडिया लिया इसका। तो PIL कहाँ से लिया गया है, USA से इसका आइडिया लिया हमारे देश ने। PN भगवती जी उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। किस समय में हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम पूछा गया था किस समय में PIL हमारे देश में शामिल हुआ था, तो 1979 में हमारे देश में PIL को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकते हैं। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, यहीं पर सिर्फ सुनवाई का अधिकार नहीं है मुख्य न्यायाधीश को, ये चाहे तो मुंबई, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग्स है, जो भी सुनवाई है, वो सब करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल बता रखा है, आपको पढ़ना है एक बार से। ठीक है, अगर घुमा फिरा के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे किससे परमिशन लेते हैं कहीं और सुनवाई करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि दिल्ली के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जज को कहीं और मीटिंग करने का, कहीं और ट्रायल लेने का अधिकार है या नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार पढ़ जरूर लेना इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ कहाँ कार्य करती है, कहाँ कहाँ अपनी भूमिका निभाती है, वो सब बता रखा है, तो इसे अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड घुमा फिरा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। देखिए ऐसी सिचुएशन जहां पर सर्वोच्च न्यायालय को पहला अधिकार है सुनवाई करने का। ठीक है, डायरेक्ट जो मुकदमा है वो कहां जाएगा, इन सिचुएशन में डायरेक्ट मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है, तो ये कहलाता है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए, पहले बता देता हूं आपको फिर बताता हूं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है, देखिए जैसे 2 राज्य हैं, पहला है आंध्र प्रदेश,
दूसरा है तेलंगाना। इन दो राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, किसी बात को लेकर विवाद आता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि अब कोर्ट में केस होने लग जाता है। तो कोर्ट में केस कहां पर होगा? तो वो केस आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा, ना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में होगा, ना ही तेलंगाना हाई कोर्ट में। क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में केस करेंगे तो तेलंगाना वाले प्रश्न उठाएंगे कि अगर आंध्र प्रदेश का कोर्ट है तो आंध्र प्रदेश के हित में ही आंसर देगा, ठीक है। अगर तेलंगाना हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जाता है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले सोचेंगे कि तेलंगाना के हित में आंसर आएगा। इसीलिए दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो वो डायरेक्ट कहां पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा देखिए, भारत सरकार का अगर तेलंगाना सरकार के साथ कोई विवाद हो जाता है तो वो डायरेक्ट कहां जाएगा? वो डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। भारत सरकार का किसी भी राज्य से कोई विवाद होता है तो वो डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो यही यहां पे बता रखा है कि दो राज्यों के बीच में या संघ और राज्य के बीच में कोई विवाद है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो आसान शब्दों में समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट है हमारा अपील्य क्षेत्राधिकार। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि सबसे ऊपर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। जैसे कोई कोर्ट केस था, वो पहले सत्र न्यायालय में जाएगा, जिला न्यायालय में, वहां के अगर उत्तर से आप खुश नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट में उस मुकदमे को पहुंचा सकते हैं, और हाई कोर्ट ने भी आपके खिलाफ अगर जवाब दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी उस केस को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको कहां अपील करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट में है। यही आपको बताता है अपील्य क्षेत्राधिकार। इसके तहत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के विरुद्ध भी फैसले देने का अधिकार है, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट के निर्णय से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसे नकारा भी जा सकता है। यही बता रखा है अपील्य क्षेत्राधिकार में। तो सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, यहाँ पे याद ये रखना है कि अपील्य क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है। अपील्य क्षेत्राधिकार आपका आर्टिकल नंबर 132 के तहत आता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखने की चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट है उसे परामर्श देने का अधिकार है। किसको अधिकार है परामर्श देने का? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहे तो किसी बात पर वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना उनका पूरा निर्णय होता है। जब हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 143 बताता है कि राष्ट्रपति जी किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। परामर्श देना पड़ेगा उन्हें क्योंकि राष्ट्रपति का यह अधिकार है, लेकिन मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उनके परामर्श को माने या ना माने। तो आर्टिकल 143 बताता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। तो परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार के बाद आता है आपका पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आया तो इसे आप छोड़ सकते हैं। बस सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं इसे। पुनर्विचार मतलब दोबारा सोचना, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था, उन्होंने दे दिया कि ये चीज सही थी, ठीक है। कोर्ट केस को पारित कर दिया कि कोई मुकदमा था, उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज सही है, इसे पास कर दिया जाए इस बिल को। हाई कोर्ट ने ये बोला, लेकिन बाद में जब इन्होंने फिर से उसके बारे में सोचा समझा तो इन्हें पता चला वो चीज गलत थी, ठीक है। अब ये बोल रहे गलत है, तो ये कर सकते हैं ऐसा। अपना जो इन्होंने पहले जो निर्णय दिया था उसे चाहे तो ये पलट सकते हैं, पुनर्विचार उस पर कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। सिंपल ये बता रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिलेख न्यायालय। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसे। अभिलेख मतलब लिख के रख देना। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया, ठीक है, इन्होंने इस बारे में जो भी निर्णय लिया ये एक साक्षी के रूप में कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए अब हाई कोर्ट में भी सेम केस चल रहा है इसके बाद, ठीक है, ये लोग इस केस में सेम ऐसा ही निर्णय ले सकते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछेगा कि इसका कारण क्या है तो ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था इसीलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इन सबको, जो भी नीचे कोर्ट है उन सबको इंस्ट्रक्शंस प्रदान करता है एक तरीके से, कि जैसा हम निर्णय ले रहे हैं वैसा ही निर्णय तुम लोग ले सकते हो। और उसका रीजन क्या बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया था इसीलिए हम भी ऐसा निर्णय ले रहे हैं। तो एक अभिलेख न्यायालय काम कर रहा है। अभिलेख मतलब एक लिख के रख दी गई चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा करा है तो नीचे जितने भी न्यायालय हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक अभिलेख न्यायालय मतलब पेरेंट्स के रूप में काम करता है कि पेरेंट्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय का सिंपल मतलब यही है कि जो वहां के निर्णय है उनको किसी भी हाई कोर्ट में एक साक्षी, एक विटनेस के रूप में पेश किया जा सकता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका जो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है वो करता है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में। तो जब हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको इस बारे में डीप में बताया था। यहाँ पे हम सिंपल पढ़ लेंगे कि आपको याद क्या रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय कार्य कैसे करता है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है और संविधान का अनुच्छेद 32 बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर इनके बचाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रच्छा लेख और उत्प्रेषण जैसे लेख जारी करता है। इनके बारे में हम डीप में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको।
अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे और डिफरेंट टीचर्स मिल जाएंगे एक ही सब्जेक्ट के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको एक सब्जेक्ट किसी टीचर समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर से ही वही सेम सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप अपने एम के अकॉर्डिंग बैच चूज कर सकते हैं, जैसे कोस्ट गार्ड के लिए विक्रमादित्य 2.0 बैच, एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए राफेल एयरफोर्स वाई ग्रुप, ऐसे एसएससी के लिए भी डिफरेंट बैचेस चल रहे होंगे, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम फीस में बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। देखिए, अगर आप 12 मंथ का एयरफोर्स ग्रुप वाई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 458 पर मंथ फी पड़ेगी। कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स के लिए सेम सब्सक्रिप्शन है, तीनों का आप एक ही फी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं ज्ञानी 10, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी फीस और कम हो जाएगी। ठीक है, आपको नीचे दिख जाएगा मेरा कूपन कोड ज्ञानी 10, इसको जरूर यूज कीजिएगा। आगे देखिए, आपका स्टार्ट होता है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ लिया, मार्क कर लिए। अब उच्च न्यायालय स्टार्ट होता है हमारा। सबसे पहले पता होना चाहिए उच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बता रखा है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 214 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे अनुच्छेद 124 बताता है कि पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। बस आप सफल कर देंगे तो याद रख सकते हैं 214, 124, 214 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो पता होना चाहिए आपको, कई बुकों में 24 लिखे हुए, जो पुराने वर्जन है उसमें सही कर लीजिएगा। अब भारत में 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लास्ट जो उच्च न्यायालय बना है वो हमारा आंध्र प्रदेश में बना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए थे, तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय अलग और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अलग बना दिया गया है। तो टोटल 25 उच्च न्यायालय भारत में हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपको ये पॉइंट मार्क करना है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय, इसके अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों से मिलकर होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। कई लोग गलती ये करते हैं, उनको लगता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, तो ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, इनके जितने भी न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो इसे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, बस समझ लेते हैं एक बार। भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट है आपका कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। मान लीजिए सत्र न्यायालय है, जिला के जो न्यायालय है वहां पर न्यायाधीश के रूप में 10 सालों तक लगातार रहा हो। या दूसरी शर्त है, ये अगर शर्त पूरी नहीं करता तो किसी भी उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, लॉयर के रूप में उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक कार्य किया हो, तो भी शर्त पूरी होती है, तो भी उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये दो शर्तें नहीं पता है तो भी काम चल जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनको इनके पद की शपथ कौन दिलाता है। नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन शपथ कौन दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल इनको इनके पद की शपथ दिलाते हैं। जहां हमने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा और जो शपथ दिला रहे हैं वो भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। तो हमने जब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था अभी, वहां पर क्या था, 65 वर्ष। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही वो लोग रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या है, 62 वर्ष। जैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 62 वर्ष हो जाती है, 62 वर्ष हो जाती है, वैसे वो रिटायर हो जाते हैं। 65 वर्ष का प्रस्ताव दे रखा है, जैसे वो पारित हो जाएगा तो दोनों लोगों की रिटायर की उम्र कितनी हो जाएगी, 65 वर्ष हो जाएगी। लेकिन अभी अलग अलग है तो अलग अलग याद रखनी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष और मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 वर्ष है, अलग अलग याद होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहते हैं, अपने पद से हटना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, याद करना है आपको। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय अधिकारिकता तथा स्थान, मतलब कौन सा उच्च न्यायालय कहां पर है और उसका अधिकार क्षेत्र कहां कहां पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बता दो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट कहां है, वो कोलकाता में। ये आप सभी को याद होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो इसका उच्च न्यायालय भी कोलकाता में होगा। लेकिन अगर पूछा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहां है, तो वो भी कोलकाता में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने मामले हैं वो भी कोलकाता ही संभालेगा, कोलकाता का हाईकोर्ट ही संभालेगा। ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र कहां है, मुंबई में, गोवा का भी मुंबई में है, दमन और दादर नगर हवेली का भी मुंबई में ही है, और दमन द्वीप का भी मुंबई में ही हाईकोर्ट है। ठीक है, तो जो अलग अलग जगह के जो हाईकोर्ट संभालते हैं, एक ही हाईकोर्ट दो या दो से ज्यादा जगह के क्षेत्र को संभाल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। जैसे तमिलनाडु का हाईकोर्ट कहाँ है, चेन्नई में, लेकिन पुदुचेरी का हाईकोर्ट भी चेन्नई में ही है। ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु, बिहार का पटना, उड़ीसा की राजधानी क्या है, कटक, तो कटक में इसका हाईकोर्ट भी है। लेकिन कुछ नाम अलग है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल,
लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जबलपुर में। तो जो अलग नाम है वो याद करना इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जैसे लक्षद्वीप का पूछा गया था हाई कोर्ट कहाँ है, तो केरल में है, लेकिन केरल में कहाँ पर? कोच्चि में। यहाँ पे एर्नाकुलम लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में जो दिया होता है कोच्चि दिया हुआ था, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है, तो कोच्चि जगह लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप बुक में ऐड कर लीजिए, कोच्चि में इसका हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही लद्दाख का हाई कोर्ट कहाँ है? श्रीनगर में। तो आप समझ गए हो कैसे याद करना है। तो अब ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि किस क्षेत्र को कौन सा हाई कोर्ट संभालता है, वो याद करना है आपको। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम याद होने चाहिए। और भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो हमने महाभियोग की प्रक्रिया में पढ़ा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जिसको हटाया जाता है, पहले पढ़ा था 50 राज्यसभा से, 100 लोकसभा से, आगे हमने पूरा पढ़ा था प्रक्रिया। वही प्रक्रिया सेम कार्य करेगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हटते हैं, वैसे याद करने की कोई चीज़ नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वही निर्णय हाई कोर्ट और जिले के जो कोर्ट है सत्र न्यायालय वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो कौन फॉलो करेगा? उसके नीचे वाले कोर्ट सत्र न्यायालय भी उन्हीं निर्णयों को एक विटनेस या साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ये कार्य है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है इसी रूप में। तो हाई कोर्ट के निर्णय कौन फॉलो करेगा? उसके नीचे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कौन फॉलो करेगा? उसके नीचे कोर्ट, हाई कोर्ट और सत्र कोर्ट। ठीक है, तो बस समझने वाली चीजें यहाँ पे याद नहीं करना से। नेक्स्ट है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है। मान लीजिए हमने देखा भी कि जम्मू कश्मीर के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें भेज दिया गया आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश को भेज दिया गया सिक्किम में। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा करने के लिए हमें मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को, तब जाके राष्ट्रपति जी ये कदम उठा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व उन्हें मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है ये बता रखा है यहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी देंगे चल जाएगा। बस यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लीजिए। पहले आपको याद करना है कि अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 क्या कहता है? अनुच्छेद 226 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में कार्रवाई करवा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 32 कहता था कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वैसे 226 कहता है कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बस इतना याद रखें। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, कौन सा अधिकार है ये याद नहीं रखना है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। आपका हाई कोर्ट का अपीलीय क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट में अगर आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई, हाई कोर्ट में आपको गुनहगार घोषित कर दिया किसी कोर्ट केस में, तो आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है, आपके खिलाफ भी ले सकता है या फिर आपके समर्थन में भी निर्णय ले सकता है। तो हाई कोर्ट के जो मुकदमे हैं उनको निर्णय बदलवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे ही सत्र न्यायालय का जो निर्णय अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट को सत्र न्यायालय के निर्णय को बदलने का अधिकार होता है। तो ऐसी अपीलीय क्षेत्र अधिकार है ये हाई कोर्ट का कि वो सत्र न्यायालय के निर्णयों को बदल सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि ये जो मुकदमा है काफी छोटे स्तर का है, इसे हमारे यहाँ सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो वो उसे जिला न्यायालय में भेज सकता है। ठीक है, अपने से नीचे न्यायालय में भेज सकता है, ये बता रखा है, याद नहीं करना इसे। अपीलीय क्षेत्र अधिकार तो आप सभी को पता ही है कि जब छोटे कोर्ट में आपका काम नहीं बना तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, अगर वहां पर भी सही नहीं लगा आपको निर्णय तो आप उससे ऊपर जाएंगे। ठीक है, लास्ट है आपका प्रशासकीय अधिकार। प्रशासक कौन होता है? जो सब कुछ संभालता है। तो निर्णय बनाने का अधिकार है इसे, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। अपने से नीचे जितने भी न्यायालय हैं उनके लिए नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। तो अपने से नीचे जितने भी कोर्ट हैं, सत्र न्यायालय हैं, जैसे एक राज्य है उसके अंदर जितने भी जिले आते हैं और जिलों के जितने भी कोर्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? उस राज्य का उच्च न्यायालय बनाएगा। ये बताता है प्रशासकीय अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी पॉइंट्स है वो सब खत्म होते हैं। अब बस आपको मार्क करना है और याद करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपके 2 पॉइंट रहते हैं छोटे से। एक रहता है आपका उपभोक्ता संरक्षण, एक लोक अदालत। तो उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है? उपभोक्ता का संरक्षण करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। जैसे आप ग्राहक हैं, आप कोई सामान लेने गए तो आपको 1 किलो सामान का जो आपने मूल्य दिया है वो सही मूल्य दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, 10 रुपए की वो चीज़ है आपको 15 की तो नहीं मिल रही, इसको सुनिश्चित करना। 1 किलो सामान लेने गए तो आपको 990 ग्राम तो नहीं मिला, जो आपको उस चीज़ की क्वालिटी मिली है वो सही तो मिली है। ठीक है, खाने योग्य तो है, इस्तेमाल करने योग्य तो है। तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और ये कब लाया गया भारत में?
1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो बस आपको यहाँ पे यही पता होना चाहिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में भारत में आया था। ठीक है, इतने पता करना था इसमें। नेक्स्ट है आपका लोक अदालत, इसको हमें पढ़ना है ढंग से। तो देखिए लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत समझ सकते हैं, जो छोटे स्तर के मुकदमे हैं उनको न्यायालयों में ना ले जाकर जल्दी खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय लाया गया था। इसके पीछे का रीजन बेसिकली यही था कि पहले से जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके बाद इतने सारे केस पहले से ही हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर आप अपने कोर्ट केस को ले जाते हैं तो उसको सुलझने में बहुत समय लग जाता है। तो उन सबको जल्दी सुलझाने के लिए लोक अदालत लाया गया, छोटे छोटे स्तर पर लोक अदालत का गठन किया गया ताकि जल्दी से जल्दी जो न्यायिक कार्रवाई है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो लोक अदालत लाने के पीछे का कारण क्या था वो बता दिया मैंने आपको। इससे क्वेश्चन मेनली आता है कि कब पारित हुआ था ये, मतलब कब ये हमारे संविधान में हमारे देश में स्टार्ट हुआ। तो 1987 में लोक अदालत हमारे देश में स्टार्ट हुआ था, और जब ये स्टार्ट हुआ उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, पीएन भगवती जी। ठीक है, पीएन भगवती जी उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज थे। जब पीआईएल लोकहित मुकदमा भारत में शामिल हुआ था उस समय भी पीएन भगवती जी ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। पीआईएल कब आया था, 1979 में आया था, और लोक अदालत हमारा आया 1987 में। तो याद रखिएगा दोनों समय में जज एक ही थे, पीएन भगवती जी। समय याद रखना है दोनों का, कब कब पारित हुआ, 1987 लोक अदालत, 1979 पीआईएल। इसके बाद परिवार अदालत फैमिली कोर्ट कब आया भारत में, 1985 में आया, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल जरूर याद होनी चाहिए, परिवार अदालत कब आया, लोक अदालत कब आई, और पीआईएल हमारे देश में कब शामिल हुआ। पीआईएल का आइडिया कहाँ से लिया गया था, यूएसए से, और सुप्रीम कोर्ट के जज इन दोनों के समय में एक ही थे, पीएन भगवती जी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जो मैंने आपको ईयर्स बताया, जैसे 1979 में पीआईएल आया, लोक अदालत 1987 में, परिवार अदालत 1985 में, ये ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस में कई बार पूछे जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, याद जरूर करना है इन डेट्स को। ठीक है, मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ आपको जो एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एडिशनल चीज़ें जो एग्जाम में कभी नहीं आई, ना पूछने के चांस है, वो सब चीज़ें इग्नोर करता हूँ मैं। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आपको सिर्फ याद करना ही है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।